बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ती हुई नफरत का लिया नोट। कहा 21वीं सदी में क्या हो रहा है, खुदा को क्या बना दिया। अदालत ने कहा सेक्युलरिज्म की हिफाजत के लिए हेट स्पीच फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कदम नहीं उठाया गया तो तौहीन अदालत समझेंगे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने करप्शन केस में इमरान खान को नाअहल करार दिया। कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे। केस सियासी मकसदों पर मबनी है। तहरीक इंसाफ का रिएक्शन, कारकुनों से कहा सड़कों पर निकलें। पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए बातचीत चाहते हैं, तैयब एर्दोगान का दावा। मगरबी मुल्क एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए ईरान और वेनेजुएला पर पाबंदियां हटाएं, तुर्की की तजवीज़। बरतानिया में लिज ट्रुस के बाद सियासी गैर यकीनी। ऋषि सुनाक वज़ारत उज़्मा उम्मीदवारों में शामिल। बोरिस जॉनसन भी वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। इटली में दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार कट्टर हुकूमत बनेगी। जॉर्जिया मेलोनी ने दावा पेश कर दिया। जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर इस्राएली फौज का हमला। फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक। सिपाहियों और मुजाहिमतकारों में झड़पें। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। इंडिया से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ती हुई नफरत के माहौल का सख्त नोट लिया है और पुलिस और हुकूमत को हिदायत दी है कि मुल्क के सेक्युलर ताने बाने की हिफाजत के लिए हेट स्पीच फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की हेट स्पीचेस के ताल्लुक से बाज़ दरखास्तों पर नोटिसें जारी की और कहा कि पुलिस और अहदेदारों ने कोई कदम नहीं उठाया तो इसे तौहीन अदालत समझा जाएगा। अदालत ने कहा कि इंडिया जैसे जमहूरी और सेक्युलर मुल्क में इस तरह के बयानात हैरान करने वाले हैं। अदालत ने कहा कि 21वीं सदी में ये सब क्या हो रहा है, जबकि लोगों को इस वक्त साइंटिफिक मिजाज को बढ़ावा देना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश की बेंच ने कहा कि ये 21वीं सदी है, हमने खुदा को क्या बना दिया है। आर्टिकल 51 कहता है कि हमें साइंटिफिक मिजाज पैदा होना चाहिए। मजहब के नाम पर यह सब हो रहा है, ये सानेहा है। अदालत ने कहा कि जो शिकायत की गई है वो संगीन है। इसका ताल्लुक मुल्क में नफरत के बढ़ते हुए माहौल से है। इस मुल्क का इत्तेहाद और यकजहती एक रहनुमा उसूल है जिसका जिक्र दस्तूर के तारुफ में पेश किया गया है। हमें फ़र्द की इज्जत को यकीनी बनाना चाहिए। 2 दिन पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंडिया का दौरा करते हुए मुल्क में इंसानी हुकूक और हेट स्पीचेस का मामला उठाया था। इंटरनेशनल मीडिया में भी इंडिया में हेट स्पीचेस का मसला उठाया जाता रहा है। अमेरिका की मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ कमीशन ने भी इस मामले का नोट लिया है। दरख्वास्त गुजार शाहीन अब्दुल्ला ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो मरकज़ और रियासतों को हिदायत दे कि मुल्क भर में हेट क्राइम्स और हेट स्पीचेस के वाक़यात की ठोस तहक़ीक़ात की जाए। दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में होने वाली एक हिंदू सभा की मिसाल पेश की जिसमें बीजेपी रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने अमलन मुसलमानों की मुकम्मल बॉयकॉट की कॉल दी थी। जजों ने इसी प्रोग्राम में एक और मुकर्रिर के बयान को भी पढ़कर सुनाया। ये बयान जगत गुरु योगेश्वर आचार्य का है जिसमें उसने कहा था कि मंदिरों पर उंगली उठाने वालों के गले काट दिए जाएं। शाहीन अब्दुल्ला ने ख्वाहिश की कि ऐसे हेट क्राइम्स और हेट स्पीचेस को रोकने के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त मुखालिफ दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हुक्मरान जमात यानी बीजेपी के अरकान की मौजूदगी में की गई तकरीरों में डराया जा रहा है, दहशतज़दा किया जा रहा है। अदालत ने हेट स्पीचेस के रुझान को इंतहाई बदबख्ताना करार दिया और कहा कि मुल्क के सेक्युलर किरदार को बचाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।
حال ہی میں دہلی پولیس نے پرویش ورما کی تقریر کے سلسلے میں VHP اور اس پروگرام کے آرگنائزرز کے خلاف کیس درج کیا تھا۔ چلتے ہیں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کرپشن کے کیس میں نااہل یا ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 19 ستمبر کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 5 رکنی الیکشن کمیشن نے اتفاقی رائے سے یہ فیصلہ کیا، جس کے مطابق عمران خان قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہیں گے اور ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی۔ حال ہی میں ہونے والے بائی الیکشنز میں عمران خان نے 7 میں سے 6 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس فیصلے کے موقع پر الیکشن کمیشن اور آس پاس سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ ریڈ زون کے علاقے میں عوام کا داخلہ روک دیا گیا تھا۔ توشہ خانہ اس ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں جہاں پر حکومت کو بیرونی ملکوں یا شخصیتوں سے ملنے والے تحفوں کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ایسا الزام ہے کہ عمران خان نے سرکاری تحفوں کا استعمال اپنے لیے کیا ہے۔ تحریک انصاف پارٹی کے کارکنوں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ پولیس نے بعض مقامات پر PTI کارکنوں کو تتر بتر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جان بوجھ کر توشہ خانہ سے وصول ہونے والے اور خریدے گئے تحفوں کو چھپایا اور ان تحفوں کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اثاثوں کی تفصیل میں بھی شامل نہیں کیا۔ انہیں دستور کے آرٹیکل 62 کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ یہ کیس بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کے سیاسی مقصد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہیں اور ان کی بیگم کو 58 تحفے دیے گئے اور توشہ خانہ سے تحفے خریدنے کے لیے انہوں نے 3,80,76,76 روپے کی رقم ادا کی۔ تحریک انصاف پارٹی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنے کارکنوں سے کہا کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں۔ PTI لیڈر فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستانی عوام کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ فیصلہ صرف عمران خان پر حملہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے دستور اور عوام پر حملہ ہے۔ عمران خان کو اپریل کے مہینے میں نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ توشہ خانہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا تھا جب بتایا گیا تھا کہ عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی نے توشہ خانہ سے تحفے خریدے اور بعد میں انہیں مارکیٹ میں بیچ دیے۔ 5 سال پہلے پاکستان سپریم کورٹ نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو کرپشن کے ہی کیس میں عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا اور ان کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی تھی۔ عمران خان کو نااہل قرار دینے سے ملک کا سیاسی بحران اور تیز اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 5 ہفتوں کے اندر ریٹائر ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن بھی نہیں لڑیں گے۔ پاکستان میں آرمی چیف کا عہدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ یوکرین میں رشیا کے حملے جاری ہیں۔ خیرسون میں تازہ حملوں میں کم سے کم 4 لوگ مارے گئے ہیں۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ ایرانی فوج کے ٹرینرز کرائمیا میں ایرانی ڈرونز چلانے کے لیے رشین فورسز کو مدد دے رہے ہیں۔ امریکہ، یوکرین اور یورپی ملکوں نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ رشیا کی فوج کو اپنے ڈرونز دے رہا ہے جن کا استعمال یوکرین جنگ میں کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یورپی یونین نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں بھی لگائی ہیں، لیکن رشیا اور ایران نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ رشیا کو ایک ڈیم تباہ کرنے سے روکیں اور خبردار کریں، اس ڈیم کی تباہی کی صورت میں سیلاب آ جائے گا۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ دنیا میں ہر ایک کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے رشیا کو نئی دہشت گردی سے روکنا چاہیے۔ رشیا نے کچھ دن پہلے الزام لگایا تھا کہ یوکرین کی حکومت اس ڈیم پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت کرنے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امید نہیں چھوڑی ہے۔ ایردوان نے حال ہی میں آذربائیجان کا دورہ کیا تھا، وہاں سے لوٹنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یوکرین اور اسرائیل کے عہدیداروں نے فوجی تعاون کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ سے ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بات چیت کی اور انہیں رشیا اور ایرانی حملوں میں جانی نقصان کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل سے ایئر ڈیفنس اور میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل نے رشیا کے حملوں کی مذمت کی ہے لیکن اب تک یوکرین کو ہتھیار نہیں دیے ہیں۔ اب تک اسرائیل نے صرف انسانی مدد یوکرین تک پہنچائی ہے۔
तुर्की ने मगरबी मुल्कों से कहा है कि वो एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए ईरान और वेनेजुएला पर पाबंदियां हटाए। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब कई यूरोपीय मुल्कों में एनर्जी क्राइसिस पाया जाता है, जिनका दारोमदार रशिया की गैस पर हुआ करता था। यूक्रेन जंग के बाद से दुनिया भर में, खासतौर पर यूरोप में, एनर्जी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं और एक बहरान पैदा हुआ है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोगलू ने मेरसन सूबे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को वेनेजुएला के तेल और गैस की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ईरानी तेल पर भी पाबंदी है। इन पाबंदियों को हटाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कीमतें कम हो तो इन मुल्कों पर पाबंदियां हटानी चाहिए। आप किसी मुल्क को धमकी देकर मसला हल नहीं कर सकते। ईरान ने अपने शहरियों से कहा है कि वो यूक्रेन छोड़ दें। लड़ाई में शिद्दत के दरमियान ये बात कही गई। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रशिया यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मगरबी मुल्कों में ईरान के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं। ऐसी एडवाइजरी इंडिया ने भी अपनी शहरियों के लिए जारी की है। करते हैं बरतानिया की। बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस के इस्तीफे के बाद सियासी गैर यकीनी पाई जाती है। अगले वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी शामिल है। एक दिन पहले अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और वज़ीरों के दबाव में लिज़ ट्रुस ने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो बरतानिया की तारीख की सबसे कम वक्त पर ओहदे पर रहने वाली वज़ीर-ए-आज़म बन गई हैं। इस दौरान वज़ीर दिफ़ा बेन वालास ने कहा है कि वो पार्टी लीडरशिप की दौड़ में शामिल नहीं हैं और फ़िलहाल वो बोरिस जॉनसन की तायद कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे उम्मीदवारों की तायद के इम्कान से भी इनकार नहीं किया है। अब लीडरशिप की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो पीर को दोपहर 2 बजे तक 100 अरकान पार्लियामेंट की तायद हासिल करें। अगर मामला तेज़ी से निमटते हैं तो अगले जुमे तक नए वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान हो सकता है। अब तक किसी ने भी अपनी उम्मीदवारी का बाकायदा ऐलान नहीं किया, लेकिन ऋषि सुनाक और पेनी मॉर्डांट को उम्मीदवार समझा जा रहा है। दूसरी तरफ लेबर पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टी ने नए इलेक्शंस कराने का ऐलान किया है। बरतानिया में महज 6 साल के अरसे में 5वें वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर हो सकता है। एक ही पार्लिमानी मियाद में ये तीसरे वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इटली में कट्टर सियासतदान जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है। ये दूसरी आलमी जंग के बाद पहला मौका है जब इटली में कट्टर ख्यालात रखने वाली हुकूमत बनेगी। मेलोनी और उनके इत्तेहादियों ने सदर सर्जियो मॉन्ट्रेला से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। बाहर निकलते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्होंने सदर से मुलाकात करते हुए हुकूमत बनाने के अपने इरादे को साफ किया है। मेलोनी इटली की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म हो सकती हैं और दूसरी आलमी जंग के बाद इटली में पहली बार एक कट्टर हुकूमत बन सकती है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के जेनिन रेफ्यूजी कैंप में एक और फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया। इस धावे के दौरान 3 दूसरे जख्मी हुए। मगरबी किनारे के कई इलाकों में ज़बरदस्त तनाव पाया जाता है। 19 साल साले बरे की उस वक्त जख्मी हुए जब इसराइली फौज की गाड़ियों ने जुमे की सुबह कैंप पर हल्ला बोल दिया। इस मौके पर इसराइली फौज फलस्तीनी मुजाहमतकारों के दरमियान झड़पें हुई। फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि इस नौजवान की गर्दन पर गोली मारी गई। ओमान ने इसराइली जहाज़ों के लिए अपनी हवाई सरहदें खोलने से इनकार कर दिया है। ओमान की तरफ से इस फैसले की कोई वजह नहीं बताई गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन इनिशिएटिव फोरम की मेज़बानी का ऐलान किया है। इजिप्ट में यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से एक माहौलियाती समिट होने वाली है। उसी समिट के तकरीबन आसपास ये प्रोग्राम होगा। इसका मकसद मुल्कों के दरमियान माहौलियात के हवाले से ताउन बढ़ाना है। अरुणाचल प्रदेश में फौज का एक हल्का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिससे 2 लोग हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर पर जुमला 5 लोग सवार थे। इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है। हेलीकॉप्टर ने दिन के 10:43 पर उड़ान भरी थी। जिस जगह हादसा हुआ वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ती हुई नफरत का लिया नोट। कहा 21वीं सदी में क्या हो रहा है, खुदा को क्या बना दिया। अदालत ने कहा सेक्युलरिज्म की हिफाजत के लिए हेट स्पीच फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कदम नहीं उठाया गया तो तौहीन अदालत समझेंगे।
پاکستان الیکشن کمیشن نے کرپشن کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دیا، قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے۔ کیس سیاسی مقصدوں پر مبنی ہے، تحریک انصاف کا ری ایکشن، کارکنوں سے کہا سڑکوں پر نکلیں۔ پوٹین یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت چاہتے ہیں، طیب اردوان کا دعویٰ۔ مغربی ملک انرجی کرائسس پر قابو پانے کے لیے ایران اور وینزویلا پر پابندیاں ہٹائیں، ترکی کی تجویز۔ برطانیہ میں لیز ٹروس کے بعد سیاسی غیر یقینی، رشی سوناک وزارت عظمیٰ امیدواروں میں شامل، بورس جانسن بھی واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اٹلی میں دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار کٹر حکومت بنے گی، جارجیا میلونی نے دعویٰ پیش کر دیا۔ جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج کا حملہ، فلسطینی نوجوان جاں بحق، سپاہیوں اور مزاحمت کاروں میں جھڑپیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔